नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा यादव स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल मनीषा यादव हिंदी क्लासेज में। हमने अब तक की कक्षाओं में वर्ण विचार कंप्लीट पढ़ा है। स्वर संधि के पांचों भेद हम पढ़ चुके हैं। आज मैं बीच में व्यंजन संधि को छोड़कर शब्द विचार जो है उस टॉपिक पर बात करते हैं, क्योंकि वर्ण से बड़ी इकाई होती है वो शब्द होती है, नेक्स्ट इकाई जिसे हम कहें। इससे संबंधित कुछ प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न तो क्या बनता है कि सबसे छोटी लिखित इकाई, अगर ऐसा प्रश्न आए सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है तो उसे कहेंगे अपन वर्ण। फिर आए कि सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो उसे हम कहेंगे ध्वनि। प्रश्न अगर आए कि सबसे छोटी अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है तो वो शब्द होती है। और नेक्स्ट प्रश्न आए यदि पूर्णता के आधार पर सबसे छोटी या फिर हम कह सकते हैं बड़ी इकाई, क्योंकि इससे बड़ी कोई इकाई होती नहीं है, तो छोटी और बड़ी सेम समान ही है, तो वह होता है वाक्य। यदि बात करें हिंदी व्याकरण की तो वह बटी होती है कुछ पार्ट में। तो पहला पार्ट होता है वर्ण विचार, दूसरा पार्ट होता है वाक्य विचार और तीसरा पार्ट होता है, पहला पार्ट वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा होता है वाक्य विचार। तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं हिंदी में। अब हम बात करते हैं शब्द विचार पर। तो शब्द की परिभाषा निकाले हम इसके आधार पर, क्योंकि इसमें एक शब्द आ रहा है। अर्थ के आधार पर यदि कोई इकाई है सबसे छोटी तो वो शब्द मानी जाती है। इसका मतलब इसी लाइन में हमारे पास में इसकी परिभाषा निकल गई, यानी वर्णों का तो मेल होगा, ये तो पता है। 2 या 2 से अधिक वर्ण मिलेंगे, लेकिन वह मेल जो होगा वो सार्थक होगा, यानी अर्थ सहित होगा, तो तभी हम उसे क्या मानेंगे, शब्द मानेंगे। जैसे मान लो, जैसे कै, च, तै, है, ले, मैं। अब ये जो जैसे वर्ण तो कई हो गए, अब हम इन वर्णों को यदि जोड़ करके यदि शब्द बना दें तो शब्द बनता है ये। अब क्या हम इसे शब्द कह सकते हैं? नहीं। कारण क्या है? क्योंकि इसका तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। यदि वर्ण विचार हम ये कहें कि कै, धन और ले, तो शब्द बन गया कल। तो यह क्या है? एक सार्थक इकाई है। सार्थक इकाई होने के कारण हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये शब्द है। इतनी बात तो हमारी शब्द पर प्रारंभ होती है। अब हम बात करें कि शब्द के भेद किस आधार पर होते हैं, तो भेदों पर बात करते हैं। शब्द के तो भेद होते हैं, तो कुछ आधारों पर भेद होता है। पहला भेद होता है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर भेद कौन सा होता है? नंबर 1 होता है सार्थक और 1 होता है निरर्थक। क्योंकि सार्थक मतलब इसमें स उपसर्ग है, इसमें निर उपसर्ग है। निर का अर्थ होता है कमी या फिर निषेध, और स का अर्थ क्या होता है? सहित। अर्थात जो अर्थ सहित है वह तो है सार्थक, और जिसमें कोई अर्थ नहीं निकलता उसे हम क्या कहते हैं? निषेध होता है, वहां पर उस शब्द को हम मानेंगे निरर्थक होगा। तो अर्थ के आधार पर शब्द के जो भेद हैं वो 2 प्रकार के हो गए। पहला सार्थक और दूसरा क्या है? निरर्थक। दूसरी बात करें, यदि हम कहें रचना के आधार पर शब्द के भेद, रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं वो होते हैं 3। पहला कौन सा? रूढ़ शब्द। दूसरा कौन सा? यौगिक शब्द। और तीसरा कौन सा है? योग रूढ़ शब्द। देखो, रचना के आधार पर 3 बहुत बार तो परीक्षा में यही प्रश्न पूछ लेते हैं, यहीं से इसी पंक्ति में से उठा लेते हैं कि रचना के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, तो उत्तर आएगा हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा होता है यौगिक शब्द और तीसरा होता है योग रूढ़ शब्द। अब देखो, रूढ़ का मतलब क्या है? जो परंपरा से प्राप्त है हमें, यानी जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जिसके खंड करना संभव नहीं है, लेकिन उसका कोई अर्थ निकलता है और एक ही रूप में निकलता है। जैसे हम कह सकते हैं, जैसे शब्द है मेज, जैसे हम कह दे पुस्तक, जैसे हम कह दे घोड़ा, जैसे हम कहें रोटी। अब यदि इन शब्दों को हम यदि तोड़ें तो तोड़ने पर भी हमारे पास में वह अर्थ नहीं निकलेगा जो अर्थ ये दे रहा है।
इस कारण से हम इन शब्दों को क्या मान सकते हैं कि ये रूढ़ शब्द हैं, क्योंकि ये हमें परंपराओं से प्राप्त हुए हैं। दूसरा जो भेद होता है ये होता है यौगिक। इस शब्द को यदि हम देखें तो यह दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला है योग और दूसरा है इक प्रत्यय जुड़ा है इसमें। जब इक प्रत्यय जुड़ता है ना तो शब्द में कुछ परिवर्तन होते हैं। ये संभवतः हमारी बात पहले भी हो चुकी है। यदि ए की मात्रा होती है शब्द में तो वह आ में परिवर्तित हो जाता है। यदि छोटी ई या फिर मतलब लघु ई या दीर्घ ई या फिर ए तो वो परिवर्तित होता है ऐ में। यदि हो लघु ऊ, दीर्घ ऊ या फिर ओ तो ये परिवर्तित हो जाते हैं औ में। अब देखो यहाँ पर आपको ओ की मात्रा दिख रही है तो ओ किस में बदलेगा? औ में। इसलिए यो में क्या बन गया? यो। और गी और कह तो यौगिक शब्द हो गया। इस कारण से ये जो परिवर्तन होता है ये शब्द के अनुसार होता है। योग का मतलब होता है जोड़ना, अर्थात वे शब्द जो जुड़ कर के बने हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं। अब जुड़ते कैसे हैं वो देखो। जुड़ते हैं 4 प्रकार से। बहुत बार ये प्रश्न भी आता है कि यौगिक शब्द कितने प्रकार से बनाए जाते हैं, तो 4 प्रकार से बनते हैं। नंबर 1 होता है संधि के द्वारा, नंबर 2 होता है समास के द्वारा, और नंबर 3 होता है उपसर्ग के द्वारा, और नंबर 4 होता है प्रत्यय के द्वारा। ये 4 प्रकार से क्या बनता है? यौगिक शब्द बनते हैं। संधि मतलब जो हम बात कर चुके हैं अभी, संधि का अर्थ होता है जोड़ना। 2 या 2 से अधिक वर्णों का मेल, वर्ण का मेल होने पर विकार होगा तभी संधि कहलाएगा। समास, समास किस शब्द से बनकर के बनता है? सम धन में आस। सम मतलब समान रूप से, आस मतलब बिठाने, यानी समान रूप से जिनको हम पास पास बिठा देते हैं तो वो समास कहलाते हैं। या समास का शाब्दिक अर्थ भी कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है तो वह होता है संक्षेप। अब आता है उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब क्या है? यदि कोई शब्दांश किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर या पहले जुड़ करके यदि अर्थ में परिवर्तन ला दे तो उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय जो शब्द है, यदि कोई शब्द जो है या कोई शब्दांश किसी शब्द के बाद में जुड़कर यदि अर्थ में परिवर्तन लाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो यौगिक शब्द कितने प्रकार से बने? 4 प्रकार से बने। संधि के द्वारा, समास के द्वारा, उपसर्ग के द्वारा और प्रत्यय के द्वारा। बात करते हैं किसकी? योग रूढ़ की। तो जो योग रूढ़ जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं? तीसरा जो भेद है वो क्या है? योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द कितने प्रकार के होते हैं या हम क्या कह सकते हैं? जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा संधि के सभी एग्जाम्पल किस में आते हैं? यौगिक शब्द। अब समास के जो भेद होते हैं वो 6 माने जाते हैं, लेकिन 6 में से 5 तो किस में आते हैं? यौगिक शब्दों में। लेकिन एक जो अंतिम है ना, बहुव्रीहि समास, ये शब्द किस में आता है? योगरूढ़ शब्द में आता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि बहुव्रीहि समास के सभी उदाहरण क्या कहलाते हैं? योगरूढ़ कहलाते हैं। बहुव्रीहि शब्द पर ध्यान देना, बहुत बार ये शब्द भी शब्द शुद्धि में पूछा गया है। व्री की मात्रा होती है बड़ी और ही की मात्रा होती है छोटी। तो बहुव्रीहि शब्द होता है, यानी बहुव्रीहि समास के जो उदाहरण होते हैं वो सभी क्या होते हैं? योगरूढ़ कहलाते हैं, क्योंकि सभी पौराणिक पात्रों से हमें प्राप्त होते हैं या फिर इनके पद महत्वपूर्ण, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। देखो जैसे योगरूढ़ का मैं अर्थ कहती हूँ, जैसे एक है पीताम्बर। अभी किस शब्द से मिलकर के बना है? एक तो शब्द है पीत और एक शब्द क्या है? अंबर। यानी पीत है अंबर जिसके, पीत मतलब पीला, अंबर मानी वस्त्र होता है, अंबर मानी आसमान भी होता है, यानी कार्थी शब्द है। तो अंबर मतलब वस्त्र, अर्थात जिसके पीले वस्त्र हैं। अब कोई भी पीला कपड़ा पहनेगा या पीले वस्त्र पहन लेगा तो हम उसे पीताम्बर नहीं कहेंगे। यह केवल और केवल विष्णु के लिए क्या हो गया है? रूढ़ हो गया है, इसलिए इसे कहते हैं योगरूढ़ शब्द। जैसे शब्द है पंकज, ये भी 2 शब्दों से मिलकर के बना है। एक है पंक और एक क्या है? जय। जय एक प्रत्यय की तरह काम आता है जिसे हम कहते हैं जन्म लेना। और पंक का मतलब होता है कीचड़, अर्थात जिसका जन्म कीचड़ में हुआ उसे हम क्या कह सकते हैं? पंकज। अब कीचड़ में तो सिंघाड़ा भी उत्पन्न होता है,
कीचड़ में घोंघा भी होता है, कीचड़ के अंदर ही कमल भी होता है, लेकिन पंकज केवल और केवल किसको कहा जाता है? कमल को। इस कारण से कमल के लिए ही पंकज शब्द रूढ़ हो गया, बाकी अर्थों को हमने वहाँ से नेग्लेक्ट कर दिया। इस कारण से यह केवल क्या कहलाएगा? बहुव्रीहि समास का उदाहरण होने के कारण योग रूढ़ शब्द कहलाएगा। अगला जो एग्जाम्पल है, जैसे हम कह सकते हैं भाई लंबोदर, जैसे हम कह दें कि वीणा पाणी। अब कोई भी जो है वो हाथ में यदि वीणा लेकर के बैठ जाए तो क्या हम उसे वीणा पाणी कहेंगे? पाणी का अर्थ होता है हाथ, पर ये केवल माँ सरस्वती के लिए ही क्या हो गया है? रूढ़। इस कारण से इसे मानते हैं योग रूढ़। और योग रूढ़ का उदाहरण यानी हम एक बात कह सकते हैं, वे शब्द जो योग मतलब मिल करके बने हैं और परंपराओं से प्राप्त हैं, क्योंकि उनका किसी एक अर्थ के रूप में उनको हमने रूढ़ता के आधार पर ग्रहण कर लिया, जिनका अर्थ निश्चित हो गया है, उसमें कोई अनेकार्थी शब्द नहीं होते, तो वही क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ कहलाते हैं। तो इस प्रकार से रचना के आधार पर भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं, एक रूढ़, दूसरा यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। तो शब्द के भेद हम 2 आधार पर जान चुके हैं अब तक। अब शब्द के भेद और भी हैं जो हम आज के से अगली जो क्लास होगी उसमें जानेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। आपने अगर क्लास को जो है देखना चालू किया है, क्लास पसंद आ रही है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि क्लास का जो है अन्य भी व्यक्ति के द्वारा फ़ायदा उठाया जा सके। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने क्लास सब्सक्राइब कर ली है तो आप बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी नई क्लास आपके पास में आए या अपलोड हो चैनल पर, तो वहाँ पर आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।